11th. In this video, we are going to discuss about the next topic of biomolecule, dynamic state of body constituent concept of metabolism. So जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ लिया है, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है अबाउट द सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखा हमने, जैसे कुछ सिंपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्लांट, एनिमल, इन सबको हमने पढ़ा। जहाँ पर हमने देखा कि ये जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें हमने 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इनमें मौजूद होते हैं, और वो आप इन्हें कंपाउंड्स कहें या बायोमोलिक्यूल्स कहें, ये इनके अंदर मौजूद होते हैं, और इनका जो परसेंटेज है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, वो अलग अलग होता है। एक डेफिनेट कंसंट्रेशन है, उसी डेफिनेट कंसंट्रेशन पे ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इन कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें कि किस में है, तो वो मोल्स में कर सकते हैं हम, मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का सेंस जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसे लीटर मीटर में लेते हैं, तो उसी तरीके से जो कंपाउंड है या बायोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी, वो भी एक सर्टेन कंसंट्रेशन में होते हैं, जिन्हें मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में डिफाइन किया जाता है। ऑल्सो कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई है, और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन जो बायोमोलिक्यूल्स के सेंस में किया गया। वो ऑब्जर्वेशन क्या था? टर्नओवर दैट मीन्स जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका मतलब क्या है कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। एक जो बायोमोलिक्यूल है वो इंटरचेंज होकर दूसरा बायोमोलिक्यूल बन जाता है, और फिर वो आकर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में चेंज होने की प्रोसेस होती रहती है। और ऑल्सो इस तरीके से क्या होता है कि एक न्यू या फिर एक अदर बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए है, ये एक बायोमोलिक्यूल है, फिर ये इंटरचेंज होकर बी में कन्वर्ट हो गया, एंड देन वो आफ्टर कन्वर्ट होकर सी में कन्वर्ट हो जाता है, देन सी वापस ए में। तो इस तरीके से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं। ऑल्सो एक नया टाइप का मॉलिक्यूल्स, एक नया टाइप का बायोमोलिक्यूल्स आपको बनता हुआ दिखता है। ये जो ब्रेकिंग है, यानी कि टूट कर या फिर मेकिंग यानी जुड़ गया, यानी कि ब्रेक होना या जुड़ना, ये जो रिएक्शंस के फॉर्म में होता है इन अवर सेल। सो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें ब्रेकिंग रिएक्शंस या मेकिंग रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन, वो कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। और इन्हीं सारी रिएक्शंस को जब हम कंबाइनली पढ़ते हैं, यानी इन सारी रिएक्शन को जब हम कंबाइनली एक साथ पढ़ते हैं, तो वो सारी रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो ब्रेकिंग रिएक्शन या मेकिंग रिएक्शन हो, वो एक साथ उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जो बायोमोलिक्यूल्स है इनसाइड आवर बॉडी, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, चेंज होता रहता है। वो एक फॉर्म से या सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होते रहते हैं, और यही प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से, जो कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है, तो वो जो अमीनो एसिड है वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। ऑल्सो अमीनो ग्रुप से, जब अमीनो ग्रुप से रिमूव होकर वो न्यूक्लियोटाइड्स बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं अमीनो ग्रुप में, वो उनसे रिमूव होते हैं। ऑल्सो जैसे कि हमने प्रीवियस डाइसैकेराइड्स में देखा, जहाँ पर जो डाइसैकेराइड्स हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच में हाइड्रोलिसिस होता है, यानी वाटर का रिमूवल होता है, और उससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो जितने सारी चीज़ें अभी आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए जो ये दिखा रहे हैं कि इनसाइड अवर बॉडी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन में जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक होकर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ ऐसी रिएक्शन इसमें कंपाउंड कंबाइन होते हैं, और देन वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इनसाइड अवर बॉडी देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैव परफॉर्मिंग देयर, जो कि हो रही है, परफॉर्म कर रही है अपना फंक्शन। अगर हम इनकी लिस्ट बनाएं तो इनकी बहुत बड़ी सी लिस्ट हम बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, 10 to 1000 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं। मेजॉरिटी में जो ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन आइसोलेशन में हो रही है, दैट मीन्स अलग होती है, अलग ही हो रही है। जैसे कि अभी हम पहले रिएक्शन बताई कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड। तो जब रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमीनो एसिड से, तो एट दैट टाइम बहुत सारी अदर रिएक्शन भी है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली परफॉर्म होती रहती है, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं जो एक साथ
हो रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं, हार्ट पंप की प्रोसेस है, आपने जो खाया उसमें डाइजेशन का प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। और ये केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि पहले एक चीज़ एक रिएक्शन हो जाए तब तक दूसरी रिएक्शन नहीं हो रही है, फिर दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है। जो भी रिएक्शन है वो आपस में लिंक्ड अप होती हैं, एक दूसरे के साथ एक रिएक्शन हो रही है, उसके साथ साथ बहुत सारी रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो रही है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें जो कन्वर्जन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये एक लिंक सीरीज़ होती है, एक बहुत लंबी सी नेटवर्क है, एक बहुत लंबी सीरीज़ है रिएक्शंस की जो इनसाइड द बॉडी परफॉर्म होती रहती है। ये मेटाबॉलिज्म पाथवे एक्चुअली एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह है। जैसे हमने देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रैफिक पे, वो किस तरीके से वर्क करती है, एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, सब अपने अपने पाथवे को फॉलो करते हुए जाते हैं। और वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी में, जिसका जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होता रहता है। ये जो पाथवे है वो ये लीनियर हो सकता है, सर्कुलेशन भी हो सकता है। लीनियर इन द सेंस एक प्रॉपर लाइन में होती है, जैसे अगर ये पहले ए है, देन ये बी, देन सी, एक प्रॉपर लाइन में वो कन्वर्ट होता चला जाता है। फिर एक सर्कुलर में भी हो सकता है, जैसे रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई, देन वो बी में कन्वर्ट हो जाती है, देन वो सी में कन्वर्ट होता है, देन डी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से जो पाथवे वो अलग अलग हो सकते हैं, बट जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो एक साथ हो रही होती हैं। और जब ये पाथवे हम बनाते हैं तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपस में वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं। जैसे कोई एक पाथवे वो इधर से हो रहा है, एक पाथवे इस तरह से जा रहा है, एक यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन इधर हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी पाथवे जो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक लगता है, आपने देखा होगा ट्रैफिक में क्या होता है, बीच में गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, साइड साइड में गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरफ से ट्रैफिक जा रहा होता है उसे अलाउ की जाती है, बाकी रिएक्शन होती रहती है। तो इस तरीके से जैसे आपको ये एक डायनेमिक सिचुएशन मिलती है, या फिर एक ऐसा ट्रैफिक जंक्शन मिल जाता है जहाँ पे हर तरफ से आपको ट्रैफिक आता है और एक मेन पॉइंट पे वो रुका हुआ होता है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे पाथवे मिलते हैं इनसाइड द बॉडी जो कि एज अ जंक्शन का वर्क करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है इनसाइड अवर बॉडी, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनका एक डेफिनेट रेट होता है और डेफिनेट डायरेक्शन होता है। एक डेफिनेट रेट यानी डेफिनेट कंसंट्रेशन के साथ एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो मूव करते हुए जाते हैं। और जो उनका डायरेक्शन है वो एक ही रहेगा। जैसे कोई रिएक्शन है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो वो ऑलवेज उसी डायरेक्शन को, उसी पाथवे को फॉलो करती है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म का एक डायनेमिक स्टेट बन जाती है बॉडी के अंदर, जिसमें जितने भी बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे एक साथ वर्क कर रहे होते हैं और एक मेटाबॉलिक फ्लो हमारी बॉडी में चलता है। और ये डायनेमिक सिचुएशन में होता है, डायनेमिक वो ऑलवेज रन करता है। सो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस होती रहती है वो डायनेमिक कंडीशंस में होती है, कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलती रहती हैं। और ये सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं और एक स्मूथ, जिस तरीके से एक स्मूथ जैसे ट्रैफिक होता है, अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से वो फंक्शन कर रहा है तो स्मूथली वर्क होता रहता है, वैसे ही बहुत जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी रिएक्शंस है जो एक साथ परफॉर्म होती है, स्मूथली वर्क करते हैं। एंड अगर इसमें कभी और कोई भी ऐसा मैसअप वाली सिचुएशन नहीं आती जिसमें कि कोई सिग्नल्स हैं या जो रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है वो आपस में मैसअप हो जाए, और मैसअप वाली कोई सिचुएशन नहीं होती और मैसअप की कोई सिचुएशन नहीं है, तो एक हेल्दी कंडीशन हमारी बॉडी में बनती है। ये जो भी रिएक्शंस हो रही हैं इनसाइड अवर बॉडी वो कभी भी विदाउट कैटलिस्ट नहीं होती। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप देखेंगे उन सब में एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। वो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को जो उसका रेट है उसे चेंज कर सकता है, स्पीड कर सकता है या फिर धीमा कर सकता है। तो एक कैटलिस्टिक रिएक्शन वहाँ पर होती है। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है इनसाइड योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग सिस्टम में, जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट ना हो। इनफैक्ट जो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, डिजॉल्विंग ऑफ वाटर है, डिजॉल्विंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वो भी एक ऐसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पर भी कैटलिस्ट की नीड होती है। विदाउट कैटलिस्ट ये प्रोसेस नहीं हो पाती। और कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कन्वर्सेशन, जो रेट है मेटाबॉलिज्म कि जो प्रोसेस है उसमें जो कन्वर्जन हो रहा है, दैट मीन्स एक प्रोसेस, एक ए है वो बी में कन्वर्ट होता है, देन सी में, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में जो चेंज होता रहता है उसके लिए हमें वहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। एंड एक्चुअली ये कैटलिस्ट होते क्या, ये कैटलिस्ट प्रोटीन से ही बनते हैं और एज अ कैटलिस्ट की तरह वहाँ पर मौजूद होते हैं और रेट को ये इफ़ेक्ट करते हैं। ऑल्सो जो ये प्रोटीन्स हैं, कुछ कैटलिस्ट है जो और ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जिन्हें हम एंजाइम्स का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। सो जो लिविंग सेल्स हैं इनसाइड आवर बॉडी,
उसमें जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस पैराग्राफ में बताया कि मेटाबॉलिक पाथवे है और वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ चलता रहता है। सो जैसे मेटाबॉलिक पाथवे है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब एक नॉर्मल पाथवे से एक कॉम्प्लेक्स पाथवे की तरफ मूव करता है। अगर आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास और वो सिंपल स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा पाथवे है जिसमें एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है और वो किससे बना होता है? बाय द सिंपल स्ट्रक्चर। छोटे छोटे से सिंपल मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर एक मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, जो एसिटिक एसिड होता है वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। एंड एसिटिक एसिड क्या है? एक सिंपल फिनोमिनन है यहाँ पर, और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बाय द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब इस कॉम्प्लेक्स में धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड में, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारे कहाँ पे होता है? इन द स्केलेटन मसल्स होती है, वहाँ पर मौजूद होता है। तो इस तरीके के पाथवे होते हैं इनसाइड अवर बॉडी, जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है बाय द सिंपल स्ट्रक्चर। बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर से वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड वहीं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जो कि कन्वर्ट होके सिंपल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से पाथवे चलती रहती है। तो जो ऐसी पाथवेज हैं या फिर ऐसी रिएक्शन जिस केस में बायोसिंथेसिस पाथवे फॉलो हो रहा है, जिसमें सिंथेसिस हो रहा होता है बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, सिंपल कंपाउंड्स हैं, स्मॉलर कंपाउंड्स होते हैं, सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं, ये आपस में बायोसिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और सिंथेसिस करके एक न्यू कंपाउंड बनाए, तो उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें बायोसिंथेसिस हो रही है, कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं। और वहीं कुछ ऐसे पाथवे होती हैं जिसमें जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, अब वो डिग्रेडेट होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और उसके थ्रू क्या हो रही है? जो ये पाथवे होती है उसे हम कैटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, जिसमें जो एक हैवियर कंपाउंड है या फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इन्हें स्मॉल शब्दों में अगर हम सिंपल लाइन में बोलते हैं तो सिंपल कंपाउंड जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे तो वो कैसे चेंज होते हैं? बाय द सिंथेसिस प्रोसेस, मतलब जुड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। और वहीं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो टूट कर सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होती रहती हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज ये क्या करती है? एज एक्सपेक्टेड एनर्जी कंज्यूम करती है। एनर्जी क्यों कंज्यूम करती है? क्योंकि छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर एक हैवी पार्टिकल्स बनाते हैं, तो कंबाइन होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, इसलिए ये एनर्जी लेते हैं। जैसे हम प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बाय द अमीनो एसिड, तो एट दैट टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं दूसरे केस में जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जहाँ पर जब रिएक्शन होती है, एक बड़ा मेटल है वो जब ब्रेक होकर छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक होता है, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होता है, वो ग्लूकोज जब डिग्रेडेट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी भी उसके साथ साथ निकलती है। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये एक्चुअली एक सिंपल स्टेप नहीं है, इसमें 10 मेटाबॉलिक स्टेप काउंटेड होते हैं, जिसे हम एक साथ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं। आप इसी क्लास में आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें जो एनिमल्स किंगडम रिगार्डिंग एनिमल फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे ये सारी प्रोसेस है, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, जहाँ पर जो ग्लूकोज है वो
डिफरेंट पाथवे को 10 पाथवे को फॉलो करता हुआ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और इस प्रोसेस में आपको क्या करना हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है और वो सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती हैं जिसमें डिग्रेडेशन की प्रोसेस हो रही होती है और एनर्जी जब वहाँ से रिलीज होती है, तो इस एनर्जी को ट्रैप करके उसे स्टोर करने का काम किया जाता है। जो भी केमिकल बॉन्ड्स में चेंज होने की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसे स्टोर करके, ट्रैप करके स्टोर कर लिया जाता है। और हम इस एनर्जी को यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर बायोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि हमें अगर एनाबॉलिज्म की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी हमारी बॉडी में होने वाली कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होती है, हमारी बॉडी में सेफ रहती है, स्टोर रहती है। और जब उन बॉडी को बायोसिंथेसिस करनी होती है या ऑस्मोटिक कुछ प्रोसेस, केमिकल वर्क करने होते, मैकेनिकल वर्क करने होते हैं, जैसे कि हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे जिम जाते हैं या वर्क एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है वो इन रिएक्शन से, इन प्रॉपर जो एनर्जी सेव है उनसे हमें एनर्जी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो एनर्जी है वो हमारी लिविंग बॉडी में एनर्जी करेंसी के फॉर्म में सेव होती है। और ये जो एनर्जी करेंसी है उसे एक वो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो उससे वो एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रही होती है, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ते हैं। इसके प्रीवियस जो सेल चैप्टर था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के सेंस में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सेव की जाती है वहाँ पर, और एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी कैसे डिराइव होती है, कैसे निकलती है, किस तरीके से हम उन्हें सेव कर से रखते हैं, और ऑल्सो कहाँ हम यूज़ करते हैं, मतलब कहाँ पे ये निकल रही है, क्या स्ट्रेटजी है वहाँ पर, किस तरीके से एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, कैसे हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर बायो इंजीनियर्स जो टॉपिक है इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग स्टेट। सो जैसे कि इस लेवल पर हमने बहुत सारी रिएक्शंस को समझ लिया है, 10 से 1000 बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में परफॉर्म होती रहती है, उनको काफ़ी हद तक हमने समझ भी लिया है। इन जो ये रिएक्शन है इसे आप मेटाबॉलिट्स कहें या बायोमोलिक्यूल्स कहें, तो एक ही बात है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, एंड बायोमोलिक्यूल्स ही वो मॉलिक्यूल्स है जिनमें वो केमिकल रिएक्शंस या चेंज देखने को मिलते हैं। सो आप इन्हें कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है। लेकिन जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स है इनका एक डेफिनेट प्रपोर्शन होता है, कांस्टेंट प्रपोर्शन है, उसी कांस्टेंट प्रपोर्शन पे वो हमारी बॉडी में होती है। अगर वो उससे एक्सेस हो जाएंगी तब भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और अगर वो उससे कम है तब भी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड का कंसनट्रेशन है ऑफ ग्लूकोज, जो ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसनट्रेशन होता है फॉर द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए वो कितना होता है, 4.5 to 5 mm। और वही जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ जैसे हार्मोन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो नैनोग्राम्स में होता है पर ml, मतलब 1 ml में नैनोग्राम्स, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम। तो जिस तरीके से आपको यहाँ बताया गया कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन फिक्स्ड होता है, ऑल्सो जो हार्मोन्स है उनका भी कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है, नैनोग्राम्स में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हैं उनका एक प्रॉपर डेफिनेट फिक्स्ड प्रपोर्शन है, ये इसी प्रपोर्शन में रहते हैं, ज़्यादा कम हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑल्सो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर आपको देखने को मिले देन इट विल कॉज सम प्रॉब्लम। अदरवाइज एक नॉर्मल कंडीशन में एक हेल्दी पर्सन के लिए जो भी फिनोमिनन है वो यहाँ पे दिए गए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताया गया यहाँ पर कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनमें जो प्रोसेस है, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ऑलवेज स्टडी स्टेट में होते हैं। जो उनका जो कंसनट्रेशन, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, अगर उन्हें आप डिफरेंटली वहाँ पर देखें तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो स्टडी स्टेज में रहते हैं, एक फिक्स स्टेज में, विदाउट एनी चेंज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में मेटाबॉलिक फ्लक्स होते हैं। मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होती है, कुछ ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस जिसकी वजह से खुद ब खुद, या स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स जो रिएक्शंस हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। और ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, वैसे तो बेसिकली यही होता है कि रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए और वो तब तक होती जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेज नहीं आ जाती। सो ये यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो वो स्टडी स्टेज में होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस हैं, ऐसे फिजिकल प्रोसेस
फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब तक होती रहती है, जब तक इलेक्ट्रिक की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी जो है, यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। दैट मीन्स एक ऐसा स्टेट जहाँ पर इक्विलिब्रियम या की प्रोसेस जनरेट नहीं होती। इक्विलिब्रियम को अगर मैं बताऊँ कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन, ये कोई एक सोल्यूशन है, कुछ भी है जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद है, एक सोल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है, तो जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पर पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम को फॉलो करने लगता है, तो एट दैट टाइम जितने मॉलिक्यूल्स आप इसमें ऐड करते जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते चले जाएंगे। आप और मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कीजिए, इसमें से और मॉलिक्यूल्स ऐड निकलते चले जाएंगे। तो ये क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम फिक्स हो जाता है जिसमें अब ना तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे ना तो मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगी। तो अगर ऐसी स्टेज होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। लेकिन हमारी बॉडी में स्टडी स्टेज तो ज़रूर है, मतलब वहाँ पे सारे हैं और वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में, बट उनमें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेज वहाँ पर नहीं होती। अगर हमें जो चीज़ याद रखनी है कि फिजिक्स में हमने ये चीज़ों के बारे में पढ़ा है, कुछ केमिस्ट्री में भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक इक्विलिब्रियम की स्टेज वहाँ पर जनरेट है और अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है तो जो भी सेल है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, वर्क करना बंद कर देगी एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन हमारी जो लिविंग सेल्स है उसमें ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन में वर्क करता रहता है ऑल्सो, और वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इक्विलिब्रियम की प्रोसेस हो जाए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा इनसाइड अवर बॉडी तो कोई भी सेल में मूवमेंट नहीं होगी, सेल मूवमेंट नहीं होगी तो जो वर्क है हमारी बॉडी में जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे वो वर्क यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका जो स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट होता है, जिससे कि हम अपने सारे फंक्शन, अपने सारे वर्क को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी देन हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो ये बताया गया कि हमेशा जो हमारी लिविंग प्रोसेस है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो प्रोसेस हो रही होती है वो कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट एफर्ट डालती हैं, जिसकी वजह से एफर्ट करती हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसे पहुंचने से प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे पहुंच जाएगा तो सारी प्रोसेस हमारी बॉडी की स्टॉप हो जाएगी, रुक जाती है, जिसके लिए वो जो कि एनर्जी लेती हैं उनसे। ऑल्सो बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी के अंदर जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग स्टेट है और जो मेटाबॉलिज्म है एक दूसरे के सिनोनिम्स है, क्योंकि लिविंग स्टेज तभी होगी, तब तक होगी जब तक नॉन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जनरेट है, और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो नॉन इक्विलिब्रियम की प्रोसेस जनरेट करके रखती है, ताकि जो लिविंग स्टेट है जो नॉर्मल फॉर्म है हमारा उसी में लगा रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी लिविंग स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं, जिससे रिएक्शन बनती है। रिएक्शन में जो भी जो केमिकल रिएक्शन उसके थ्रू जो हमारे अंदर बायोमॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, और इस तरीके से एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट होता है।